हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बोर्ड पर परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण अतिलोकित्रीय प्रश्नों को लेकर चलते हैं। ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिसका होगा तरंग दैर्घ्य, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो हम लोग चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आया था पिछले साल एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। यह है सूक्ष्म तरंग, सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम एक्स किरण की होती है, उससे कम गामा किरण की होती है, उससे कम रेडियो तरंग की। तो सबसे कम इन चारों में से सबसे कम किसका होता है? वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सूक्ष्म तरंग का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किरण प्रकाश की हूँ प्रकाशिक यंत्र। तो पहला सवाल है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है आप लोगों के एग्जाम में। किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखें। विचलन कोण, तो सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। तो इन प्रतीकों को क्या क्या अर्थ होता है, चलिए देखते हैं। डेल्टा एम को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। ए को प्रिज्म कोण कहते हैं, एन अपवर्तनांक, एन को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस पर सवाल आता है, आप लोग याद कर लीजिए सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। जो मैंने ऊपर सूत्र लिखवाया है उसी के बेस्ड पर मैंने एक सवाल ले लिया है, आप लोग देख लीजिए। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण समझते हैं। ए का मान कितना दिया है? 4 डिग्री तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब एन का मान कितना दिया है? 1.5। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए बराबर 4 डिग्री दिया है, एन बराबर 1.5 दिया है। तो डेल्टा एम एन की जगह 1.5 -1 और ए की जगह 4 डिग्री रख देंगे। गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। 1.5 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो 2.0 आएगा। कितना आएगा? 2.0। तो डेल्टा एम का मान कितना आ गया? 2 डिग्री। विचलन कोण कितना आ गया? 2 डिग्री। चलिए हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वितीय फोकस की परिभाषा एग्जाम में कोई ना कोई एक बार हमेशा पूछता रहता है। तो चलिए देखते हैं। अवतल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या। मान लेते हैं यह कोई अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। यह कोई अवतल लेंस है। एक बिंदु यहाँ पे क्या है? F2 है। क्या है? F2। और इसके कुछ दूरी पे मान लेते हैं बिंदु क्या है? F1 है। क्या है? F1 है। क्या कहा है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, ऐसे किरणें चलेंगी और अपवर्तन के बाद यहाँ से अपवर्तन हो जाएंगी। ये जो किरणें चलती हैं इनका अपवर्तन अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। ये किरणें जा रही हैं, इनका अपवर्तन अलग होगा। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पे मिल रही हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। यह अवतल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। यह उत्तल लेंस। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं उत्तल लेंस। यही उत्तल लेंस का, यह है उत्तल लेंस।
एक पॉइंट मान लेते हैं F1, एक पॉइंट मान लेते हैं क्या F2। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, अपवर्तन के बाद क्या, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वह मुख्य अक्ष, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, द्वितीय उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे क्या है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और हर एक एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं तो इसका डेरिवेशन नहीं तो इस डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है। आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। किसी प्रिज्म के पदार्थ का के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे का बटा साइन a बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं किसे क्या कहते हैं। n को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। n को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। डेल्टा m को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा m को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। a को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। a को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या शर्तें हैं। पहले है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। कोई प्रकाश है और सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। नेत्र की समंजन क्षमता समझते हैं। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। अब क्रांतिक कोण का सूत्र होता है, हम लोग क्रांतिक कोण के लिए सूत्र होता है साइन c बराबर 1/n। क्रांतिक कोण के लिए सूत्र है। तो सबसे पहले हम n को निकालेंगे। तो n बराबर होता है c/v। क्या होता है, c/v। इसमें दिया है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया है, 1.5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है, मतलब ये दिया है। और प्रकाश की चाल हम लोग कितना जानते हैं, 3। कितना जानते हैं, 3 × 10⁸। कितना होता है, 3 × 10⁸। दिया कितना है, 1.5 × 10⁸। 1.5 × 10⁸। अब ये 10⁸ और 10⁸ आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा कितना, 3/1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। काटेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 2। n का मान कितना आ गया, 2। n का मान, यही मान यहाँ पे ला कर रख देंगे। तो साइन c बराबर 1/n की जगह कितना रखेंगे, 2। हम लोग जानते हैं इस साइन कितने अंश का मान है, 30 अंश का। साइन कितने अंश का मान है, 30 अंश का। तो साइन c बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। साइन से साइन कट जाएगा, क्रांतिक कोण का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया, 30 अंश। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई सूक्ष्मदर्शी है, उसकी विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कोई छोटा जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, छोटा होगा। अगर तरंगदैर्घ्य छोटा होगा तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि विभेदन क्षमता तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभेदन क्षमता क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभेदन
धन क्षमता तरंगदैर्घ्य की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, जितना तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा उतना विभेदन क्षमता बढ़ेगा, जितना विभेदन क्षमता घटेगा उतना तरंगदैर्घ्य, जितना तरंगदैर्घ्य घटेगा उतना विभेदन क्षमता भी घटेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसका जो बाकी को क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वीडियो में लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने दोस्तों के लिए और वीडियो लाएं, जिससे उन्हें आसानी से हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स मिल सकें।